नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। प्रणाम, जय श्री राम, सैंडी वर्मा, दयाराम माही, बीके राजा सीकर, आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है आज की 21 जनवरी 2022 की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। राखी पारिक, एसआई मंजू जी, सभी दोस्तों का मिस कैलिफोर्निया, मनीष बिश्नोई सर आज, हाँ जी। तो चलिए, आप सभी मित्रों का स्वागत है। मेरी आवाज आप तक पहुंच गई होगी, मेरी उम्मीद है। और अब मैं शुरुआत करता हूं आज के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। आज 21 जनवरी 2022 के सवालों पर हमें बातचीत करनी है और आज का पहला सवाल आप सब लोगों के पास सामने है। जरा इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि भैया यहां पर आपके सामने जो लिखा हुआ है वो एक सवाल करंट अफेयर से रिलेटेड ही है कि बोर्निया के जंगलों में स्थित इंडोनेशिया की नई राजधानी अभी हाल ही में किसे बनाया गया है। आपने हिंद महासागर का क्षेत्र देखा होगा जिसमें सुमात्रा, इंडोनेशिया, जावा, ये सारे क्षेत्र जो हैं वो पड़ते हैं। उसी क्षेत्र में एक देश है जिसका नाम क्या है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जो क्षेत्र है, यहां पर आप लोगों के सामने कुछ बातें रखते हैं, जरा देखिएगा कौन सी बात यहां आपको जाननी चाहिए। ये क्षेत्र जो इंडोनेशिया का पड़ता है, पिछले वर्ष आपको इंडोनेशिया का जकार्ता क्षेत्र जरूर याद होगा। कौन सा? जकार्ता। ये जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, जो कि बहुत ही जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, किस दृष्टि से? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अब बहुत आबादी वाला क्षेत्र हो चुका है, जहां जगह बहुत कम हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। इस वजह से इससे आगे एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम क्या है, बोर्निया है। यहां पर बोर्निया पड़ता है। इस बोर्निया के जंगलों में एक नई राजधानी जो है, यहां इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी बनाई है। इस राजधानी का आपको नाम बताना है कि बोर्निया के जंगलों में जो नई राजधानी इंडोनेशिया ने स्थापित की है उसका नाम क्या है। नूर सुल्तान नहीं है साहब, जकार्ता इसकी प्राचीन यानी पुरानी राजधानी है। यहां जनकपुर भी नहीं है, क्योंकि जनकपुर जो क्षेत्र है वो यहां पड़ता ही नहीं है। ये पड़ता है कहां पर? नेपाल में। कहां पर है ये? नेपाल में है। चलिए, इसके अलावा नुसंतारा जो है, ये नुसंतारा नई राजधानी बनी है किसकी? बोर्निया की, जो सॉरी यहाँ की, इंडोनेशिया की। और कहां पर स्थित है? यह स्थित है बोर्निया के जंगलों में, एक छोटा क्षेत्र है यहां पर। इसका नाम क्या रखा गया? नुसंतारा रखा गया। नुसंतारा, नुसंतारा जो है ये कहां की राजधानी बनी है? ये राजधानी बनी है आपकी इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया जो देश है वो आपको याद होना चाहिए, एक द्वीपीय देश है। इंडोनेशिया कौन सा देश है? एक द्वीपीय देश है इंडोनेशिया, जहां पर पहले से ही राजधानी कौन सी है? जकार्ता है। और नई राजधानी जो है वो जनसंख्या के दबाव की वजह से दूसरी राजधानी बनाई गई है, जो कि बोर्निया के जंगलों में स्थित है। और बोर्निया के जंगलों में स्थित उस राजधानी का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, उसका नाम है नुसंतारा। यह है नुसंतारा नाम की नई राजधानी यहां आपके बनाई गई है। अगला सवाल देखिएगा क्या है, एक ऐसा ही दूसरे देश से रिलेटेड है। आप इन सब बातों में से कुछ बातें जानते हैं, कुछ बातें नहीं भी जानते हैं। नेपाल के दक्षिणी पूर्वी प्रदेश का नाम मधेशपुर किया गया है, जिसकी राजधानी आपको बतानी है क्या है। भैया नेपाल आपका ये वाला है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो नेपाल है। इधर आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये क्षेत्र पड़ता है, सिक्किम है। यहां पर नेपाल का एक प्रदेश है। नेपाल का क्या है? एक प्रदेश है। इधर चाइना है, चीन है। चीन और भारत के बीच में बफर स्टेट के रूप में काम करने वाला जो देश है उसका नाम नेपाल है। दक्षिणी पूर्वी प्रदेश का नाम, दक्षिणी और पूर्वी प्रदेश, उत्तर, दक्षिण और पूर्वी, यहां कोई प्रदेश पड़ता है, उस प्रदेश का नाम क्या रखा गया है? मधेशपुर रखा गया है। मधेशपुर एक नया प्रदेश यहां पर बनाया गया है, मधेशपुर नाम का। इस मधेशपुर की राजधानी क्या रखी गई है, आपको यह बताना है। भारत और नेपाल के बीच में संबंधों को लेकर हम कई बार बातचीत कर चुके हैं कि भाई भारत और नेपाल के बीच में संबंध हमेशा से मधुर रहे हैं, लेकिन चाइना की वजह से कुछ समय तक जब यहां पर वामपंथी सरकार आती है तो वामपंथियों के बीच में जो है वो तालमेल किसके ज्यादा साथ बैठता है? चीन के साथ ज्यादा बैठता है। और अगर व्यापार लंबा हो गया, रेल कनेक्टिविटी चाइना के साथ ज्यादा हो गई, तो वो भारत के लिए खतरा पैदा हो सकती है यहां पर। तो अब यहां काठमांडू
नेपाल की राजधानी पहले से ही है, तो ये तो जवाब होगा नहीं। नूसंतारा अभी आपको बता दिया, इंडोनेशिया की नई राजधानी है। इंडोनेशिया जो है, इस इंडोनेशिया की नई राजधानी जो है वो बोर्निया के जंगलों में स्थित है। कहां पर है? बोर्निया के जंगलों में स्थित है, ऐसा ध्यान रखना है। बोर्निया के जंगलों में स्थित जो राजधानी है वो कौन सी है इंडोनेशिया की? वो आपकी नूसंतारा है। ठीक है, यहां पर है मदीसा नगर, ऐसा कोई नगर नेपाल में है नहीं। इसका सही जवाब जो है वो क्या है? जनकपुर है। जनकपुर, जनक के राजा, मिथिला के नरेश, आप लोगों को पता होगा। जनकपति किसको कहा जाता था? जनक नंदिनी किसे कहा जाता था? तो ये सब क्षेत्र कहां पड़ता है? यह पड़ता है आपका नेपाल में। तो यह मधेशपुर जो है, इस मधेशपुर की नई राजधानी जो है वो क्या होगी? जनकपुर होगी। जनकपुर जो है इसकी नई राजधानी बनने जा रही है। तो ये एक नया क्षेत्र बना है, कहां पर? नेपाल के दक्षिणी पूर्वी प्रदेश का नाम रखा गया मधेशपुर, और इस मधेशपुर की जो राजधानी है वो राजधानी आपकी क्या है? जनकपुर रखी गई है। तो चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। अगला सवाल आपके सामने जो है वो फाइजर ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो अध्यक्ष हैं उनसे रिलेटेड है, और ये इसमें कहा गया है कि फाइजर ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिन्हें जिनेसिस फाइजर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है, आपको उनका नाम बताना है। क्या है? फाइजर ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। फाइजर कंपनी का नाम आप कोरोना की जो वैक्सीन आई है उसके बाद जरूर सुन रहे होंगे। ठीक है, अब जरा देखिएगा, फाइजर ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो अध्यक्ष है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जिनका नाम, जिनको कौन सा प्राइज दिया गया है? जिनेसिस प्राइज 2022 दिया गया है। जीनेसिस, और ये जिनेसिस प्राइज 2022 है। प्राइज 2000 क्या है? 22 है। ये जिनेसिस प्राइज 2022 किस कंपनी के? फाइजर जो कंपनी है, फाइजर कंपनी, इस फाइजर कंपनी के सीईओ को दिया गया। सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अध्यक्ष हैं ये इनके। इनका नाम क्या है? तो अल्बर्ट बोर्ला जो है, अल्बर्ट बोर्ला इनका नाम है। अल्बर्ट बोर्ला, इनको यह दिया गया। अल्बर्ट बोर्ला को यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। तो पराग अग्रवाल जो है वो ट्विटर के सीईओ हैं। ट्विटर के क्या है? सीईओ है, और वो खास तौर से इसलिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि राजस्थान के अजमेर से इनका क्या है? संबंध है। राजस्थान के कहां से संबंध है? अजमेर से इनका संबंध है। सत्य नडेला नहीं है। अल्बर्ट बांडुरा नाम का ऐसा कोई अभी व्यक्ति नहीं है। इसका संबंध मनोविज्ञान से है। क्या है? मनोविज्ञान से। मनोचिकित्सक भी है ये, और मनोविज्ञान और मनोचिकित्सक के रूप में इनका योगदान रहा है। चिकित्सक के रूप में इनका योगदान रहा है अल्बर्ट बांडुरा का। और अल्बर्ट बोर्लो इसका सही जवाब होगा। अल्बर्ट बोर्लो जो है ये फाइजर कंपनी के अध्यक्ष भी हैं, और फाइजर जो कंपनी है उस कंपनी के सीईओ भी यही है। इनको अभी 2022 जो वर्ष चल रहा है, इसके जिनेसिस प्राइज पुरस्कार 2022 से इन्हें क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। नाम याद जरूर रखिएगा। फाइजर कंपनी के मालिक जो है, अध्यक्ष जो है, सीईओ जो है अल्बर्ट बोर्लो है, उनको यह पुरस्कार अभी हाल ही में क्या किया गया है? प्रदान किया गया है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो आपके सामने जरा देखिएगा क्या आ रहा है। ये रहा नेक्स्ट सवाल आपके सामने। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया अभी हाल ही में? ऐसा सवाल पटवार की परीक्षा में आपने देखा होगा। मेरा मानना यह है कि आपने अगर देखा है तो सवाल आपको जरूर पता होगा। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स, इस नाम से एक रिपोर्ट 2022 में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? और ऐसा ही सेम सवाल पूछा गया आपसे किस पेपर में? पटवार के पेपर में। ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं, या आपने पेपर देखा हो तो आप बता सकते हैं। तो बताइए जरा, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक नाम से किसने 2022 की इस रिपोर्ट का प्रकाशन जो है अभी हाल ही में किया है? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स, यानी विश्व भर में जो आय के स्रोत हैं उनमें एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी और सामाजिक जो क्षेत्र है उनकी क्या क्या भूमिकाएं रही है, इसको लेकर एक रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? विश्व बैंक और आईएमएफ को ब्रेटन वुड जुड़वा कहा जाता है। आपको कई बात ये बात बता चुका हूं मैं। ब्रेटन वुड जुड़वा, ब्रेटन वुड जुड़वा के नाम से किन को जाना जाता है? तो इनका सीधा साधा जवाब है
विश्व बैंक और आईएमएफ को ब्रेटन वुड जुड़वा के नाम से जाना जाता है। ब्रेटन वुड सम्मेलन जो है वो 1944 में हुआ। इसी सम्मेलन के तहत इनकी स्थापना 1945 में की गई। इनका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आईएमएफ का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा एक यूरोपीय व्यक्ति होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्या है? हमेशा एक यूरोपीय व्यक्ति जो है वो आईएमएफ का सदस्य होता है। आईएमएफ में भारत की ओर से भारत के जो वित्त मंत्री होते हैं और इसके अलावा हमारा जो आरबीआई है, उस आरबीआई के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी या आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो भारत की ओर से उसका प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है। 24 अक्टूबर का दिन आपको याद होगा, 24 अक्टूबर 1945 का वर्ष, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना को लेकर अलग अलग तरीके के प्रयास चले, लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध रोक नहीं सका। 24 अक्टूबर 1945 को इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया। भारत इसमें 30 अक्टूबर को सदस्य बना था। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ये मुख्यतः दुनिया जो है उसको युद्धों के आगोश से रोकने के लिए युद्ध की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाकर तू मैं करके अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए इस प्रकार के एक संगठन की क्या की गई? स्थापना की गई थी। तो यूएनओ भी नहीं है इसका सही जवाब। इसका सही जवाब जो है वो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है, यानी आईएलओ जो है, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो आईएलओ है। इस आईएलओ के द्वारा इस रिपोर्ट का प्रकाशन अभी हाल ही में किया गया है। तो कौन सी रिपोर्ट है? एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2022 में नाम की एक रिपोर्ट है, जिसका प्रकाशन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? आईएलओ के द्वारा इसका जो प्रकाशन है वो किया गया है। और ये श्रम संगठन है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? कौन सा दिवस 1 मई को मनाया जाता है? 1 मई को श्रम दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं? श्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए, बाकी सारी बातें आप लोग जानते हैं इनके बारे में, और आईएमएफ, विश्व बैंक, ये सब बातें विस्तार से पहले से कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या है ये भी आपको बता दिया, कब स्थापना की गई थी ये भी बता दिया। तो ये सारी बातें हमारी हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं, अगला क्या है। अगला सवाल, अनइक्वालिटी किल्स शीर्षक से एक रिपोर्ट का प्रकाशन जो है वो हाल ही में किसके द्वारा किया गया है ये आपको बताना है। तो अनइक्वालिटी किल्स शीर्षक से रिपोर्ट का प्रकाशन हाल ही में किसने किया है? अनइक्वालिटी का मतलब आय में असमानता हो, चाहे असमानता किसी भी क्षेत्र में हो, असमानता को उजागर करने वाली एक रिपोर्ट है, जिसमें चाहे आय की असमानता हो, सामाजिक असमानता हो, चाहे उसमें राजनीतिक असमानता हो, किसी भी लेवल की असमानता है, ठीक है, आय आधारित हो, समाज आधारित हो, राजनीतिक आधारित हो, अन्य जो भी आधार है, उन सब आधारों पर जो असमानता है वो असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। ये आपको पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं। अनइक्वालिटी किल्स इस शीर्षक के नाम से एक रिपोर्ट का प्रकाशन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? ऑक्सफैम के द्वारा किया गया है, विश्व बैंक के द्वारा किया गया, एनडीबी के द्वारा, एडीबी के द्वारा। एशियाई डेवलपमेंट विकास बैंक है ये वाला एडीबी। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो कि ब्रिक्स देशों का बैंक है। क्या है? ब्रिक्स देशों का एक बैंक है जिसका नाम क्या है? एनडीबी है। ब्रिक्स देश इसमें मुख्यतः हिस्सेदारी करते हैं। एशियाई देशों को क्या करने के लिए, एशियाई जो देश है इनको आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए, उनको विभिन्न प्रकार की योजनाओं में सहयोग देने के लिए ये सब काम किया गया है। ठीक है, हाँ जी। तो ये सब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि भाई ऑक्सफैम ने और विश्व बैंक, एनडीबी, एडीबी, ये सब बैंक जो है वो किस किस से संबंधित है। विश्व बैंक अभी हम बता चुके हैं विश्व बैंक के बारे में आपको, ठीक है। तो एनडीबी, एडीबी विश्व बैंक नहीं है, इसका सही जवाब क्या है? ऑक्सफैम है। ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक क्या रखा है? वो रखा है अनइक्वालिटी किल्स। शीर्षक से एक रिपोर्ट का प्रकाशन किया है, जिस रिपोर्ट में चाहे आपका आय सामाजिक, राजनीतिक या शिक्षा आधारित है, शिक्षा आधारित जितनी भी असमानताएं हैं उनकी मूल जड़ जो है वो आय है। आय आधारित असमानता से शुरुआत होता है ये सारा का काम जो है वो, और उसके बाद जो है वो ये सब बातें जो है वो यहाँ से शुरू की जाती है। तो यहाँ पर एक एनडीबी है और एक क्या है आपका एडीबी है। तो इन बैंकों के बारे में भी आपको कई जानकारियां जो है वो हमेशा होनी चाहिए। एडीबी का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? एडीबी का मनीला फिलीपींस में है। एडीबी का कहां पर है? मनीला में है। इसका मुख्यालय मनीला जो है वो है फिलीपींस में। फिलीपींस के साथ अभी भारत ने
एक समझौता किया है, उस बारे में भी आपको मैंने कई बार बता रखा है। ठीक है, इसके बाद एनडीबी का मुख्यालय चीन में है। क्या पर है? इसका मुख्यालय चीन में है। ठीक है, चीन के बीजिंग में यहां पर जो है इसका मुख्यालय, चाइना के बीजिंग में इसका मुख्यालय, बीजिंग जो है यहां पर इसका मुख्यालय। भारत ने अभी किस देश के साथ? फिलीपींस के साथ जो है वो अभी हाल ही में क्या किया है? एक समझौता किया है। और वो समझौता किसको लेकर है? तो भारत इसको क्या बेचना चाहता है भैया? हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल, उस ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भी इसके साथ अभी हाल ही में समझौता किया गया है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपका क्या है जरा देखते हैं। हाँ जी, चलो जी, ये रहा आपका अगला सवाल। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली सरकार के देश के मेंटर कार्यक्रम को तब तक स्थगित करने का सुझाव दिया है जब तक कि बच्चों की सुरक्षा संबंधी खामियां दूर नहीं कर ली जाए। यह कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? आपको यह बताना है। देखिए मेरे मित्रों, एक ऐसा कार्यक्रम दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया था देश के मेंटर नाम से, जिसमें प्रत्येक बच्चे को एक मेंटर प्रदान किया जाता था जो उसके अलग अलग दिशा में उसको मार्गदर्शन कर सके, अलग अलग दिशा में उसको ले जा सके। इस सब पर क्या किया जा सके, उसको राह दिखाने के लिए एक ऐसे मेंटोर की जो है वो भूमिका महत्वपूर्ण रखी गई थी। तो आपको बताना है, इस देश के मेंटर कार्यक्रम को तब तक स्थगित करने का किसने कहा है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा है, जब तक बच्चों की सभी प्रकार की सुरक्षा संबंधी, क्योंकि भाई बच्चे हैं, उनको रास्ते हर जगह पर सलाह की, मशविरा की, इन सब चीजों की जरूरत होती है। और इनके लिए जो मेंटोर तैयार किए गए हैं वो हर जगह सुरक्षा मुहैया कराने में इतने सक्षम नहीं होते हैं। तो अब इन बच्चों की सुरक्षा संबंधी जो खामियां हैं पहले उनको दूर करो, उसके बाद आप इस कार्यक्रम को लागू करो, यह कहा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। तो देश के मेंटोर जो कार्यक्रम है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? पहली बात तो ये याद करना है, दिल्ली सरकार जो है, इस दिल्ली सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम को क्या किया गया है? शुरू किया गया है। दूसरी बात यह है कि इस कार्यक्रम को शुरू कब किया गया था? तो अक्टूबर 2021 है ना, अक्टूबर 2021 में इस कार्यक्रम को क्या किया गया था? शुरू किया गया था। और अभी हाल ही में इसे क्या करने का सुझाव दिया है, हालांकि कोई बाध्यता नहीं है, सुझाव को माने या न माने ये डिपेंड किस पर करता है? ये क्यों डिपेंड करता है? ठीक है, हाँ जी, तो ये ध्यान रखिएगा, ये डिपेंड करता है सारा का सारा सरकार पर कि वो इसको माने या न माने। तो यहां पर 2021 इसका सही जवाब है। अक्टूबर, जनवरी 2022 नहीं है, जनवरी 2021 नहीं है और अक्टूबर 2020 नहीं है, अक्टूबर 2021 है, 20 नहीं है। तो इस समय इन्होंने इसको शुरू किया था। और केंद्रीय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पहले बच्चों की सुरक्षा मुहैया को ज्यादा तवज्जो दी है कि आप इनकी किसकी व्यवस्था करें? सुरक्षा की व्यवस्था करें, उसके बाद जो है वो सारी बातें बाद में रहेगी। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, लगातार अलग अलग राज्यों में चुनाव जो है वो लड़ने की घोषणा कर चुकी है। गोवा में अपने मुख्यमंत्री चेहरे का नाम का अनाउंस कर चुकी है, पंजाब में कर चुकी है। लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में अपने सरकार बनाने का दावा करती रही है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल 7 नंबर सवाल आपके सामने जो है वो ये रहा। यहां है, हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने ओपन डेटा सप्ताह के रूप में कब से कब तक आयोजित कर रहा है? कौन सा मंत्रालय है? आवास एवं शहरी, हरदीप पुरी जी के अधीन है ये मंत्रालय। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी के पास है। हरदीप सिंह पुरी ये इस मंत्रालय के मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में ओपन डेटा सप्ताह बनाना शुरू किया है। ओपन डेटा का मतलब है जो भी जानकारियां चाहे वो कोविड-19 से रिलेटेड हो, और ये सारी की सारी बातें जो है कोविड-19 से संबंधित तो कोई भी डाटा हो चाहे, उस डाटा को क्या किया जाएगा? सब जगह शेयर किया जा सके, हर लोग उस डाटा का क्या कर सके? उपयोग कर सके। डाटा उपयोग है तो वो डाटा सही हो, इसको लेकर के ओपन डाटा सप्ताह जो है वो शुरू किया गया है। 17 से लेकर के 21 जनवरी, 20 से लेकर 27 जनवरी, 18 से 25 जनवरी, 15 से 22 जनवरी। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा 17 से लेकर 21 जनवरी 2022 तक
यानी 17 से 21 जनवरी 2022 तक, 21 जनवरी 2022 तक इस सप्ताह का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया गया। यानी कि इस सप्ताह का आज अंतिम दिन है। क्या है, आज इसका अंतिम दिन है। सप्ताह जो मनाया जा रहा है शहरी एवं आवास जो मंत्रालय है उसके द्वारा मनाए गए इस ओपन डेटा सप्ताह का आज अंतिम दिन है। कब से कब तक, 17 से 21 जनवरी 2022 तक यह सप्ताह मनाया जा रहा है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, परीक्षा पर चर्चा जो प्रधानमंत्री का एक विजन कह लीजिएगा, एक सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, वो कह दीजिएगा आप लोग। तो ये कार्यक्रम जो है इसको लेकर क्या बातचीत हो रही है वो जरा देखिए। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम 2022 का आयोजन फरवरी माह में किया जाएगा। यह इसका कौन सा संस्करण होगा? 9 फरवरी इसके रजिस्ट्रेशन की अंतिम डेट रहेगी। कितनी? 9 फरवरी या 15 फरवरी है, इसके आसपास जो है वो इसकी अंतिम डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन करवाने की। जो बच्चे इसमें भाग लेना चाहते हैं उनको पहले इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर इस समय बातचीत इनसे होगी। तो परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम 2022 का आयोजन फरवरी माह में किया जाएगा। यह इसका कौन सा संस्करण होगा? यह कौन सा संस्करण होगा परीक्षा पर चर्चा, ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री द्वारा बच्चों के लिए परीक्षा के समय तनाव मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित यह क्या है, कार्यक्रम है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय जो है, जिसमें क्या करता है, शिक्षा मंत्रालय भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। शिक्षा मंत्रालय जो है उसका भी योगदान इस कार्यक्रम के अंतर्गत रहता है। तो ये जरा बताइएगा, फरवरी माह में इसका इस बार आयोजन किया जाना है। कौन सा संस्करण होगा? तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा या छठा होगा? यह इसका कौन सा संस्करण होगा? तो ध्यान रखिएगा, तीसरा चौथा है नहीं, ये इसका 5वां संस्करण होगा मेरे मित्रों। कौन सा होगा? 5वां संस्करण इसका आयोजित किया जाएगा। देखिए भैया 2022 है, 2022 में इसका 5वां संस्करण है, 2021 में इसका चौथा संस्करण है, ठीक है। उसके बाद 2020 में इसका कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण है। इसके बाद 2019 में इसका कौन सा संस्करण रहा? तो ये रहा दूसरा संस्करण। और शुरू कब से हुआ? तो वर्ष 2018 आप लोग याद कर सकते हो। तो ऐसे आप लोग इन चीजों के माध्यम से सारी बात बता सकते हो, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने क्या है जरा देखो। अगला सवाल जो है वो आपके सामने है। भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने कल कुछ योजनाओं का उद्घाटन किया, ठीक है। तो अब यहां आपके सामने जो लिखा है वो जरा देखिए। भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने भारत के सहयोग से मॉरिशस में चल रही विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अभी हाल ही में भारत जो है उसके सहयोग से मॉरिशस में बहुत सारी इस प्रकार की बातें जो है, कई योजनाएं वहां पर चलाई जा रही है। हाँ जी, इसको लेकर के आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने भारत के सहयोग से मॉरिशस में चल रही विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है आपको यह बताना है। सवाल आपके सामने है, जवाब सुन लीजिएगा। प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ पहला ऑप्शन है, शेर बहादुर देवअब्बा दूसरा है, महिंदा राजपक्षे तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन गोताबाया राजपक्षे। तो इन दो आदमियों का संबंध तो श्रीलंका से होगा, ठीक है। हाँ जी, तो इन सब दो का संबंध तो कहां से है? इनका संबंध है श्रीलंका से। दो भाई हैं और दोनों भाई में एक भाई प्रधानमंत्री है और एक भाई आपका क्या है, यहाँ का राष्ट्रपति है, ऐसा आप लोग जानते हैं। इसके बाद शेर बहादुर देवअब्बा नेपाल अगर गए हो तो आपको नेपाल के बारे में जानकारी होगी। नेपाल में ऐसा कुछ नाम आपने सुना होगा। अब आपके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब जो है वो ए ऑप्शन है। प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ जो है, प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ जो है वो मॉरिशस के क्या हैं? प्रधानमंत्री है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम आपसे पूछा गया है, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ हैं। और जिन्होंने, और भारत के प्रधानमंत्री ने, दोनों ने मिलकर पीएम भारत का और किसका देश का है? भारत और मॉरिशस। भारत और मॉरिशस जो है, इन दोनों देशों के सम्मिलित प्रयासों से क्या किया गया है? अभी हाल ही में मॉरिशस देश में चल रहे विकास कार्यों का क्या किया है?
उद्घाटन किया गया है। कब किया गया है? यह 20 तारीख को किया गया, 20 जनवरी 2022 को, 20 जनवरी 2022 को इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा देखो। 10वां सवाल आपके सामने है। 10वें सवाल में यह कहा गया है कि आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम जो है, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर ये पूरा कार्यक्रम है। आजादी के अमृत महोत्सव के नाम से कई कार्यक्रम आजादी के 75 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य पर किया जा रहा है, लेकिन अभी किसके सहयोग से? ब्रह्म कुमारी सेंटर जो चलता है, वो मुख्य केंद्र इनका कहां पर है? माउंट आबू राजस्थान में है। ध्यान रखिएगा, कहां पर है? माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले का नाम आपने सुना होगा, राजस्थान में स्थित है। ये एक आध्यात्मिक आंदोलन है मेरे दोस्तों। क्या है? एक आध्यात्मिक आंदोलन है। आध्यात्मिक आंदोलन है। ये आध्यात्मिक आंदोलन है जो आत्मा के अस्तित्व पर क्या देता है? बल देता है। ये एक आध्यात्मिक आंदोलन है। इसके नेतृत्व में हजारों कार्यक्रम जो है वो 15 अगस्त तक क्या किए जाने हैं? आयोजित किए जाने हैं। इस कार्यक्रम में आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर यह कार्यक्रम का शुभारंभ अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया? अमित शाह जी के द्वारा, राजनाथ सिंह जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, रामनाथ कोविंद के द्वारा। ये हमारे राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, आप सब लोग वाकिफ है इस बात से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कल के दिन इन ब्रह्म कुमारी सेंटर्स के जितने लोग हैं उनको संबोधित भी किया गया, और आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर जो कार्यक्रम है इसका शुभारंभ भी किया गया। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब आगे। यहां अमित शाह जो है इसका सही जवाब नहीं है, गृह मंत्री है। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं। तो नरेंद्र मोदी जी जो है इन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का अभी हाल ही में क्या किया है? शुभारंभ किया है। ठीक है, हाँ जी, आंदोलन भी आध्यात्मिक होते हैं। और आपने धर्म सुधार आंदोलनों का नाम सुना होगा, वो धर्म सुधार आंदोलन जो थे वो भी एक तरीके के आध्यात्मिक आंदोलनों की श्रेणी में आते हैं। तो अभी जो ब्रह्म कुमारियां जिस उद्देश्य के लिए काम कर रही है वो सब भी क्या है? एक आध्यात्मिक आंदोलन है जो देश के नागरिकों में एक तरीके से अध्यात्म के प्रति जो है वो श्रेष्ठता के विचारों को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है पूरे देश भर में। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिए। अब राजस्थान से रिलेटेड 5 सवालों पर हम बातचीत करेंगे। पहला सवाल आपके सामने जो आया है वो राजस्थान से रिलेटेड क्या है जरा देखिएगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया गया है कुछ समय के लिए। अभी इनका आयोजन जनवरी में किया जाना था। राजीव गांधी ग्रामीण जो खेल है, ग्रामीण खेलों को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया है। इनका आयोजन किसके द्वारा किया जाना है? किसके द्वारा इनका आयोजन किया जाना है आपको यह बताना है। किसके द्वारा इनका आयोजन किया जाना है? यानी एक बार स्थगित हुए लेकिन इनका आयोजन जो है वो आवश्यक रूप से किया जाएगा। तो किसके द्वारा किया जाएगा इसका आयोजन, यह है जरा आप लोग बता दीजिएगा। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद इसका आयोजन करेगी, या राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन इसका आयोजन करेगी, या ए व बी दोनों करेंगे, या नन ऑफ दीज करेंगे? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जिसे हम आरसीए के नाम से जानते हैं, इस आरसीए के वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो वैभव गहलोत है। कौन है? वैभव गहलोत जो है वो इसके वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है। वैभव गहलोत के पास इसकी जिम्मेदारी है। तो अभी इसका सही जवाब क्या है कि ग्रामीण ओलंपिक खेल जो है, इस ओलंपिक खेलों में आपको पता होगा सबसे ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन करवाया है वो नागौर जिले से सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। सबसे ज्यादा अगर खेल की बात करें तो आपको पता होगा कबड्डी जो खेल है, इसके अलावा आपका बास्केटबॉल जो है, बास्केटबॉल, इसके अलावा आपके यहां पर क्रिकेट है, टेनिस बॉल से खेला जाने वाला क्रिकेट है। इस प्रकार के गेम्स जो है उनमें सबसे ज्यादा क्या किए गए हैं? रजिस्ट्रेशन दर्ज इसमें करवाए गए हैं। तो आपको यह बताना था अभी कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जिनका आयोजन सरकार के द्वारा किया जाना है उसका आयोजन स्थगित तो कर दिया, लेकिन दोबारा आयोजन होगा इसका। लेकिन किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा? तो ध्यान रखना, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जो है, इस क्रीड़ा परिषद के द्वारा इनका क्या किया जाना है? आयोजन किया जाता है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का मुख्यालय कहां पर है? तो आपको लोगों को मालूम होना चाहिए, जयपुर इसका क्षेत्र है।
ठीक है। इसके अलावा इसके कई क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं वो अलग अलग जिला क्षेत्र पर भी इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। प्लस ये बात भी ध्यान रखिएगा, राज्य में अगर किसी खिलाड़ी को श्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार देना है, श्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार आपको पता होगा पुरस्कार देना है, या इसके अलावा हमें किसी श्रेष्ठ कोच का पुरस्कार किसी व्यक्ति को देना है, ये सारे काम जो पुरस्कार देने का काम है वो भी कौन करता है? राजस्थान राज्य क्रीड़ा खेल परिषद जो है वो करती है ये सारे काम। किसी व्यक्ति का चुनाव करना है राजस्थान से अलग अलग जिला क्षेत्रों से, तो भी कौन करती है? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद करती है। श्रेष्ठ खिलाड़ियों को राजस्थान की तरफ से पुरस्कृत करना है तो यह भी किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। श्रेष्ठ पुरस्कार जो श्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है वो अलग है, श्रेष्ठ कोच को दिया जाता है वो अलग है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपका क्या है जरा देखो, यह है आपका नेक्स्ट सवाल और यहां पर आपके सामने रख रहे हैं हम लोग सवाल नंबर 12। यहां लिखा है कि राजस्थान एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के गठन का फैसला राज्य कैबिनेट ने लिया है और इस फैसले के बारे में आपको अगर बताएं तो देखिएगा क्या है आपका फैसला। यहां पर ये कह रहा है राजस्थान एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के गठन का फैसला राज्य कैबिनेट ने लिया है। इसमें सरकार कितने सदस्य मनोनीत करेगी? कल का न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा हो तो उसके फ्रंट पेज पर यह खबर है, राजस्थान में जो कैबिनेट के अभी हाल ही में सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। सीएम की अध्यक्षता में क्या हुई है? कैबिनेट बैठक हुई है। कैबिनेट बैठक हुई है। उसमें यह फैसला लिया है कि हम राजस्थान में क्या करेंगे? राजस्थान एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का गठन करेंगे। इंडस्ट्री बोर्ड डेवलपमेंट बोर्ड का क्या करेंगे? गठन करेंगे। इस बोर्ड के अंदर सरकार अपने लोगों को मनोनीत करेगी और यह भी कहा गया है कि इसमें विधायक भी क्या किए जा सकते हैं? मनोनीत किए जा सकते हैं। तो सीधी सीधी अगर आपको दो शब्दों में बात समझाई जाए तो यह है मेरे मित्रों कि भाई अपने राजनीतिक जो व्यक्ति हैं जिनको कोई पद सरकार नहीं दे पाई, जैसे कई विधायक नाराज हैं सरकार से, तो वो विधायक जिनको मंत्री नहीं बनाया गया उनको किसी न किसी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो अभी जो आगामी 1 वर्ष है इसके अंदर आपको जितने भी बोर्ड राजस्थान में है, अभी जो है वो आयोग को, राजस्थान सरकार को यह भी फटकार लगाई गई और मुख्य हमारे सचिव जो हैं उनको बुलाकर यह कहा गया कि महिला जो अध्यक्ष है, महिला विभाग है या महिला आयोग जो है उसका पद आपने 2019 से खाली कर रखा, क्या चक्कर है? आप नियुक्ति करोगे या नहीं करोगे या हमें करनी पड़ेगी? तो इसके लिए कोई जवाब उनके पास है नहीं। ये सारे के सारे पद अब इस आगामी 1-1.5 वर्ष में भरे जाएंगे। जितने भी इनके चाहने वाले लोग हैं जिनको कोई पद देना है उन सबको इन पदों पर नियुक्त किया जाएगा। तो यह जो राजस्थान एग्रो इंडस्ट्री बोर्ड डेवलपमेंट का गठन किया गया इसमें भी क्या किया जाएगा? इस प्रकार के लोगों को यहां पर नियुक्त किया जाएगा। तो सरकार पहले इस प्रकार के पद में 4 लोगों को नियुक्त करने वाली थी। सरकार ने इसकी जो सदस्य संख्या है वो 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 7 कर दी है। अब सरकार इस पर 7 लोगों को मनोनीत करने वाली है, ना कि 4 लोगों को। तो आपको यह ध्यान रखना है कि राजस्थान एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के गठन का फैसला किया है, जिसमें राजस्थान सरकार जो है वो 7 सदस्यों को मनोनीत करेगी, जिसमें विधायकों को भी क्या किया जा सकता है? मनोनीत किया जा सकता है। तो चलिए अब लिए सवाल पर, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सवाल क्या है? राजस्थान उच्च न्यायालय में, हालांकि इसकी खबर आपको कल ही पढ़ा दी गई थी लेकिन कल सवाल नहीं रखा था तो मैंने सोचा आज सवाल की बात कर लेते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में निम्न में से किसके संरक्षण का आदेश दिया है? राजस्थान के हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि आप सोनारगढ़ जो दुर्ग है, सोनार का किला जो है जैसलमेर में स्थित है, उस जैसलमेर में स्थित किले का अगर संरक्षण नहीं कर सकते तो बता दीजिए भैया, हम कर लेंगे। ठीक है, और आपको इतनी जिम्मेदारी देते हैं, आपके पास इतना पैसा आता है, पर्यटन क्षेत्र से भी बहुत आता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप गलत काम करते हैं, आप इनकी संरक्षण की दिशा में काम नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो ये कहा, एक कुंभलगढ़ जो क्षेत्र है राजसमंद में, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ये दुर्ग नहीं है, ठीक है, इसमें अभ्यारण्य का जिक्र किया गया। अभ्यारण्य, ये कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है ये राजसमंद क्षेत्र में जो पड़ता है, इसका भी अगर आप संरक्षण नहीं कर रहे हो, प्लस इसके क्षेत्र में जो नवीन आप लोग क्या कर रहे हो,
नवीन निर्माण कर रहे हो, नवीन निर्माण पर पहली बात तो रोक है, आप यहाँ कोई नवीन निर्माण नहीं करोगे, प्लस इसका आप लोग संरक्षण करोगे। तो इन दोनों को लेकर जो है वो क्या किया गया है मेरे मित्रों, हाईकोर्ट ने, राजस्थान हाईकोर्ट ने दोनों को संबंध में जो है वो अभी इस प्रकार का फैसला सुना है कि आप इन सब चीजों का क्या करिएगा, संरक्षण करिएगा। नहीं संरक्षण कर सकते तो आप बता दीजिएगा, हमारी तरफ से हम प्रयास करेंगे। तो ये दोनों सही है, इन दोनों को लेकर अभी हाईकोर्ट ने फैसला दिया है अपना। चलिए अगला सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल। ये भी सवाल आपको कल कराया था, लेकिन कल संस्था आधारित सवाल कराया था और आज हम व्यक्ति आधारित सवाल पर बात कर रहे हैं। हालांकि इसका जो न्यूज़पेपर की कटिंग थी वो आप तक मैंने पहुंचा दी है। गृह मंत्रालय द्वारा किस आईपीएस अधिकारी को राजस्थान पुलिस अकादमी को देश भर में सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनाने के लिए सम्मानित किया गया है? देखिए राजस्थान की पुलिस अकादमी जो है, राजस्थान पुलिस अकादमी, राजस्थान पुलिस अकादमी, राजस्थान पुलिस अकादमी, इस राजस्थान पुलिस अकादमी को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी का पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद मैंने कहा कि इसको सर्वश्रेष्ठ बनाने का श्रेय, सर्वश्रेष्ठ बनाने का श्रेय जो है वो किसको दिया गया, यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? तो गृह मंत्रालय जो है, देश का गृह मंत्रालय, उसके द्वारा दिया गया है। मैंने कल आपको वर्ष भी बताया था, वर्ष 2016-17 के लिए यह सब पुरस्कार जो है वो दिए गए हैं। तो कौन है ऐसा व्यक्ति जिसको सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है? ठीक है, जेल प्रभारी भी ये रहे हैं पहले, भूपेंद्र यादव जी। आपको पता है हमारे वर्तमान में एक तो केंद्र में मंत्री हैं, दूसरे हमारे पूर्व में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं और इसके बाद वो आरपीएससी के चेयरमैन भी रहे, इसके बाद वो रिटायर हो गए, भूपेंद्र यादव जी। एमएल लाठर वर्तमान में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक हैं। पंकज कुमार सिंह, आपने अगर बीएसएफ का नाम सुना है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, उसके वर्तमान में महानिदेशक के पद पर काम कर रहे हैं। राजीव दासोत इसका सही जवाब है। राजीव दासोत को जो है वो अभी हाल ही में इसमें सम्मानित होने का क्या मिला है, अवसर मिला है। तो इसका सी जवाब जो है वो आपका एकदम सही है, राजीव दासोत को यह है प्रदान किया गया है पुरस्कार। देखिएगा अगला सवाल, और आपके सामने अगला जो सवाल है मेरे मित्रों वो है किससे रिलेटेड, राज्य सरकार जो है उस राज्य के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित, जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित कितने गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित कर रहा है? राज्य सरकार राज्य के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित कितने गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित कर रहा है? राजस्थान के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र जैसे उदयपुर है, आप लोगों का प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, ये जनजाति बाहुल जो क्षेत्र है, इनमें मॉडल विलेज जो है इसके रूप में विकसित कर रहा है राजस्थान। और इसमें कितने गांवों को विकसित किया जाएगा इस मॉडल के तहत, आपको यह बताना है। 49, 50, 51, 55 कितने गांव जनजाति बाहुल क्षेत्रों में यह पर क्या किए जाएंगे, विकसित किए जाएंगे? तो इन क्षेत्रों के रूप में गांवों की संख्या आपको बतानी है, जिन गांवों को किसके रूप में, मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। मॉडल विलेज, जैसे मॉडल विद्यालय खोले गए वैसे मॉडल विलेज होंगे, जहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर भवन बनाए जाएंगे जो पर्यटन को बढ़ावा देने वाले हों, ऐसे विलेज का निर्माण यहां पर किया जाएगा। उनकी संख्या कितनी होगी तो ध्यान रखना, उनकी संख्या 49 होगी। 49 इस प्रकार के मॉडल जो विलेज हैं, क्या है, मॉडल विलेज जो है वो बनाए जाएंगे। मॉडल विलेज कितने बनाए जाएंगे, ये 49 बनाए जाएंगे, ऐसी बात आपको ध्यान रखनी है। तो मेरे मित्रों आज के आपके जो सवाल हैं 15 मैंने थोड़ा जल्दी करा दिया, ठीक है। आप लोग अब इन सवालों को एक बार फिर रिवाइज कर लीजिएगा। कल की क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए सवालों को लेकर, कुछ नई जानकारियों को लेकर, कुछ नए तथ्यों को लेकर। आप सभी से वापस मिलेंगे कल ठीक इसी समय। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। आज थोड़ी तबीयत नासाज होने की वजह से मैंने जल्दी जल्दी काम आपको करवा दिया है, कल विस्तार से और बातचीत करेंगे। तो तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और अपनी तैयारी को और मजबूत करिएगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।